हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। क्योंकि इससे पहले जो फिजिक्स पढ़ने के लिए जो चीज़ें पढ़े वो बेसिक मैथमेटिक्स था, जिसका यूज़ फिजिक्स में हर मोड़ पर हर जगह आएगा। ठीक है, यदि फिजिक्स की शुरुआत में यदि हम लोग अच्छे से उसको समझने की कोशिश कर लें तो आपको सरप्राइज़ होगा ये जान के कि हम लोग बाकी जितने भी फिनोमेना, क्वांटिटी, डेफिनीशन, डेरिवेशन की अंडरस्टैंडिंग शुरू से ही ग्रेजुअली बनती है, वहीं पे बीच में कहीं गैप हो गया फिर प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स। अब फिजिक्स शुरू होगा। और मैं ये सब डिवाइड नहीं करने वाला हूँ कि हम लोग क्या क्या कैसे कैसे सब प्लानिंग एक अच्छी बात होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं प्लानिंग में बिलीव नहीं करता। हालांकि दुनिया में इसकी बात ज़रूर होती है कि प्लान होना चाहिए और अच्छी बात भी है, लेकिन मेरे दिमाग में अपना प्लान बना रहता है, मैं उसी के तहत चलता हूँ, उसी के अनुसार चलता हूँ। तो उसके इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हमें इस तरह का नहीं, हम लोग का अलग से इंटरनल प्लान होता है। ये नहीं कि मैं वो प्लान को आपको शेयर करूँ, उसी में टाइम किल करें, बल्कि फ्री होके बहुत फ्रीडम की बहुत ज़रूरत होती है। साइंस के लिए हम लोग को बहुत ज़रूरत होती है कि हम लोग फ्री थिंकिंग रहे, और फ्री थिंकिंग में जैसे ही टाइम बाउंड करेंगे गड़बड़ा जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि टाइम बाउंड करके नहीं, हालांकि एक बहुत ज़रूरी होता है कि आपको एक साल में 11th का कोर्स फिर 12th का कोर्स या टारगेट के होंगे तो एक ही साल में सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी एक हल्का फुल्का प्लान रहता है हम लोग के दिमाग में। आप लोग बस बिलीव करिए, बाकी कुछ मत करिए, आप लोग बस फॉलो करिए। एनीवे, फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम लोग इससे पहले कि मोशन इन 1D पढ़ें, इससे पहले कि हम लोग मोशन इन 1D, मोशन मतलब 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ें, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन पढ़ें, इनफाइनाइट वेरिएशन केवल इसी 1D में हो सकता है। इससे पहले वो पढ़ें, हम लोग मोशन की क्वांटिटीज़ को जान लेते हैं, उसको रिलेट कर लेते हैं। उसके बाद 1D 2D 3D तो चलेगा ही, है ना। ओके, तो पहले हम लोग मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सब फिजिक्स के डिवीज़न है। आपको याद होगा शायद कि मैं बार बार एक चीज़ रिपीट करता हूँ कि कोई चीज़ डिफाइन है तो वो दो तरह का हो सकता है, उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू हो, उसका मतलब हो, और कुछ चीज़ें बहुत सारे ब्रांच डिफाइन होते हैं तो उनका कम मतलब है कि इसके इस ब्रांच के अंतर्गत ये आता है, इसका मतलब ये ऐसा ना। जैसे वेलोसिटी को डिफाइन किया गया है, तब तो दुनिया में डायनामिज्म की पूरी बात ही वेलोसिटी को लेके होगी, तो वो बहुत ज़रूरत है कि हम वेलोसिटी को समझें। लेकिन मैकेनिक्स क्या है, तो अब एग्जैक्ट डिफाइन करना यदि आपको नहीं आ रहा है, लगभग कर ले रहे हैं, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा इसमें नहीं, काइनेमेटिक्स क्या है, काइनेटिक्स क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, ठीक है, वो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग उसको और ज़्यादा, बल्कि उसके अंदर की बातें समझ के डिफाइन करें, है ना। ऐसे करेंगे, बिना समझे करेंगे तो उसे रटना बोलते हैं, उसी से मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, एक ये पॉइंट है जो आप लोगों को समझना है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। एक होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है काइनेटिक्स, दो ब्रांच कर देते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का। कुछ लोग देखिए, मैं कहा था ना कि वर्ड पे मत जाइए, मैकेनिक्स क्या होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, यदि हम लोग बिना उसके अंदर की बातें समझे और हम लोग उसको डिफाइन करें तो क्या होने लगेगा, उसे रटने की बात करेंगे। इसीलिए मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ज़्यादा अच्छा है कि बजाय इसके कि हम लोग पहले ही कुल डिफिनीशन रटें, बल्कि पढ़ ही लेते हैं। और यही रीज़न है कि यूनिट डायमेंशन की बात ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर्स तो उसमें यूनिट डायमेंशन आता है। पता नहीं क्यों पहले लोग यूनिट डायमेंशन रख दिए हैं, हमको आज तक ये भी नहीं समझ में आया। एरर मेजरमेंट रख दिए हैं। जिस एक्सपेरिमेंट को हम नहीं जानते, जिस क्वांटिटी से फेमिलियर नहीं है, बताइए उसका कहा जा रहा है यूनिट निकालो, डायमेंशन निकालो, एरर निकालो, मेजरमेंट निकालो। अरे भाई क्यों निकालो? अभी तो हम जानते
जानते ही नहीं है उसको, तो पता नहीं कौन चैप्टर पहले रख दिया है। बहुत सारे हम लोग के इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यदि मैं बात करूं तो यही है, इसलिए मैं पढ़ाया नहीं, बल्कि वो सारी चीज़ें हम लोग ऐसे ही पढ़ लेंगे बाकी सारे चैप्टर में। तो हमें लगता है कि बातचीत से क्लियर हो रहा होगा कि यूनिट, डायमेंशन, एरर मेजरमेंट वाली बात क्यों हम लोग गायब कर दिए। एनीवे, सो काइनेमेटिक्स, तो यदि आपको लिखना भी है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द मोशन एंड इट्स रिलेशंस विदाउट नोइंग द कॉज बिहाइंड दैट। आपका मन करता है तो लिख सकते हैं कि काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with या which concerned with या which make us to study या make us to know। अब सोचिए, यदि आपको वर्ड नहीं मिल रहे हैं तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, concern, deals, teaches us, tell us, नहीं। तो यही मैं बार बार आपको बोलता हूं कि हम लोग कभी भी हम लोग उसको साइंस को जिएंगे, हम लोग ऐसा रखना नहीं। सो काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स या फिजिक्स या साइंस, कुछ भी यूज कर लो, कोई जरूरी है कि मैकेनिक्स यूज करें। सो काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स with the motion and its relations without knowing the cause behind it। दूसरा काइनेटिक्स, नॉट काइनेमेटिक्स, दूसरा काइनेटिक्स होता है। सो उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग कॉज जानते हैं, मतलब क्या कारण है कि वो एक्सेलरेशन हो रहा है, क्या कारण है कि वेलोसिटी बदल रही है, वेलोसिटी हो रही है, क्या कारण है कि डिस्प्ले, मतलब कारण होता है। तो हम लोग बिना कारण के ही सब पढ़ेंगे हम लोग, और वो 9th की तरह पढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज है, काइनेमेटिक्स को हम लोग समझ गए कि काइनेमेटिक्स क्या है। काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स समझ में आ गया। काइनेमेटिक्स मतलब हम लोग मोशन और इसके रिलेशन को हम लोग खूब डिटेल में समझेंगे, और काइनेटिक्स, अच्छा, मोशन और इसके रिलेशन को डिटेल में समझेंगे और ये समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है, कॉजेज क्या हैं। और जब काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग ये सब चीज़ें डील तो होंगी ही, साथ में हम लोग फंडामेंटली हम लोग समझेंगे कि उसके पीछे कारण क्या है। और वो उसमें क्या आएगा काइनेटिक्स में? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, आगे की सारी चीज़ें उसके अंडर में आती है, टॉर्क, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, तो वो सब आगे आएगा, वो काइनेटिक्स में आएगा, काइनेमेटिक्स में नहीं आएगा। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, यदि हम लोग मोशन की सारी चीजों को अच्छे से समझ ले तो आपको सरप्राइज होगा ये भी जान के कि दुनिया में जितनी भी चीजें डिराइव्ड हैं लगभग मोर और लेस वैसे ही हैं। इसका मतलब साफ है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अपने आप में 80-90% की कवरेज है पूरे साइंस की, खासकर विजिबल वर्ल्ड की बात करें जो हम देख पाते हैं। ओके, तो चलिए काइनेमेटिक्स में हम लोग बात करते हैं, मोशन की बात करते हैं। मोशन के बाद 1D की बात करेंगे। पहले मोशन में सारी चीजें डिफाइन कर लेते हैं। तो हमें लगता है कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे जो मैं काइनेमेटिक्स को डिफाइन किया। मोशन से अब बात करते हैं मोशन, ठीक है। सभी लोग मेरी बात देखें, ध्यान से सुनेंगे। सभी लोग फटाक से टाइप करें, मोशन किसे कहते हैं, व्हाट इज मोशन। सभी लोग कम ऑन रिप्लाई फास्ट। हमें पता है कि आप लोग 9th में ये चीज़ें आ चुकी हैं, आप लोग रट भी चुके हैं। तो ये मैं बताना चाह रहा था जस्ट पूछ के कि आपको वो सेंटेंस, वो चीज़ें याद हैं कि नहीं। एंड
उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। 9th को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे तो 11th का पूरा चैप्टर आएगा, और जब 10th का एक्सटेंड करते हैं तो 12th का आता है कि सभी लोग चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन और विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंस। बिल्कुल सही। प्रॉब्लम किस बात की है, अब जो लाइन तुम बोले हो उसमें क्या दो चीज मेंशन किए हो, क्या दोनों को समझते हो? व्हाट इज पोजीशन एंड व्हाट इज टाइम, दो चीज मेंशन किए हैं आप लोग, पोजीशन एंड टाइम। टेल मी व्हाट इज पोजीशन। जो आप सोच रहे हैं, जो लिख रहे हैं ना, इंटरैक्ट कर रहे हैं, यही चीज चाहिए, इसी को हम लोगों को समझना है। तो बहुत बढ़िया, हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो एक चीज है मोशन, हाँ सही है। पहले तो ये है कि ये मोशन रिलेटिव होता है, बड़ा स्टेटमेंट साइंस के लिए, सभी लोग समझेंगे। मोशन and some any quantities or perception, happiness, non physical quantities, दुनिया में सारी चीजें रिलेटिव है। मतलब मेरी खुशी भी रिलेटिव है। मोशन हो सकता है कि किसी के लिए किसी का मोशन हो और किसी के रिस्पेक्ट में उसका मोशन दिखे हो और किसी के रिस्पेक्ट में उसका मोशन ना हो। तो पहला बड़ा पॉइंट है, दुनिया में एवरीथिंग इज रिलेटिव। अभी फिलहाल रिलेटिव पे मैं लेक्चर नहीं ले रहा हूं, जब रिलेटिव पे मैं आपको बताऊंगा तो बड़ा मजेदार लगेगा, उससे मैं रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे, तो वेट फॉर दैट टाइम। फिलहाल जो हम लोग अच्छा, आज हम लोग यदि चीज़ों को अच्छे से समझ लिए ना, आज केवल कि चीज़ें कैसे डिफाइन होती हैं और मोशन की चीज़ें क्या मीन करती हैं, बहुत है आज के लिए। सोचिए फिजिक्स का आधा पार्ट हम लोग बातचीत में आ जाएगा, क्योंकि फिजिक्स की दुनिया की सारी चीज़ों को हम लोग दो तरह के नज़रिए से देखते हैं, या मतलब जो नज़रिया हमारा होता है उसमें दो चीज़ें नज़र आती हैं, या तो वो रेस्ट में होता है, परमानेंट रेस्ट में होता है, या रेस्ट में, या मोशन में होता है। दो ही चीज़ें बात होती हैं। तो यदि हम लोग इसको डिवाइड कर लें 50-50, तो यदि मोशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आधा साइंस, आधे साइंस की बात कर रहे हैं। कितनी इंटरेस्टिंग पॉइंट है नहीं? जब आप केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ और बातें नहीं, उसी तरह की बातें होंगी जो हम लोग आज बात करेंगे। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा परसेप्शन हम लोग बनाने जा रहे हैं। अच्छा, दो बातें जो आप लोग बोल रहे थे कि टाइम, और तो कई लोग बोले टाइम इज फोर्थ डायमेंशन। टाइम इज अल्टीमेट डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन, अल्टीमेट डायमेंशन विच मेजर्स एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया में सब कुछ टाइम ही मेजर करता है, अल्टीमेट। लेकिन अभी फिलहाल इतना बड़ा मुश्किल है समझ पाना कि टाइम ही सब कुछ होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में ही सारी बातें होती हैं। यही रीजन है कि आप देखेंगे फिजिक्स में 80% से ज्यादा चीजें टाइम के रिस्पेक्ट में डिफाइन है। कुछ चीजें यदि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफाइन नहीं है, टाइम के रिस्पेक्ट में पर होती हैं, पर समझ में कम आती हैं, इसलिए हम लोग टाइम की बात नहीं करते। लेकिन कम से कम 80% में तो टाइम को लेके ही बात होती है। बड़ा पॉइंट, टाइम कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारे जिंदगी में। और अक्सर बात करते होंगे ये बुरा वक्त है, इससे हम लोग बाहर आएंगे, ये अच्छा वक्त है, अच्छा वक्त बिताना चाहिए, सबका अपना टाइम आता है। ये सुने होंगे रियल लाइफ में, है ना, मेरा भी वक्त आएगा। ऐसे ये चाइल्डहुड एज है, एज भी वही टाइम, एडोलेसेंट है, एडल्टहुड है आपका, ओल्ड एज, वो सब टाइम, जो उम्र है वो टाइम है। मतलब आप समझिए कि टाइम की, और डेली बेसिस पे टाइम की रोज बात करते, कितना समय हो गया, क्या हो गया, अच्छा हमें वहां जाना था, वो रिस्पेक्ट टाइम का है। तो ये मैं आपको जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या टाइम को आप बहुत करीब से देख पाए, नहीं देखे हो तो आज से हम लोग देखेंगे। एक ये पॉइंट है आपके लिए। एनीवे, दो ही फॉर्म हम लोग की बात करते हैं,
और यदि हम लोग आज बात कर रहे हैं डायनामिक्स की, तो इसका मतलब साइंस दुनिया के आधी चीजें बात करने जा रहे हैं, उसको डिफाइन करना है। तो कम से कम एक लेक्चर तो लगना ही चाहिए। ऐसा ना हो कि फटाक से मैं क्वेश्चन पे आ जाऊं और इसका परसेप्शन और चीजें न बन पाए, तो मजा नहीं है। इसीलिए मैं बड़े आराम से, और मैं आता हूं तो सबसे पहले बोलता हूं कि कूल होके और आराम से पढ़ना है। एनीवे, तो हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि पोजीशन और टाइम क्या है। टाइम तो बता ही दिया कि अल्टीमेट डायमेंशन विच मेजर्स एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स। एंड जो पोजीशन है वो बिना रेफरेंस के डिफाइन नहीं होता। पोजीशन, जैसे मैं कहूँ बिना रेफरेंस के डिफाइन नहीं होता। यही रीजन है कि हम लोग अपने कॉपी में या बोर्ड पर ओरिजिन बनाते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस बनाते हैं स्पेस के लिए, प्लेन के लिए एक्स वाई प्लेन बनाते हैं और ओरिजिन बनाते हैं, 1D के लिए एक्स एक्सिस बनाते हैं स्ट्रेट और उस पर ओरिजिन बनाते हैं रेफरेंस के लिए, है ना। एग्जाम्पल में तो ज़्यादा समझ में आएगा। यदि मैं आपसे कहूँ कि दिल्ली कहाँ है, मैं कहूँ जो हमारा कैपिटल है कंट्री का, मैं कहूँ दिल्ली कहाँ है, ठीक है। तो ये बिना दिल्ली कहाँ है, बिना रेफरेंस के नहीं बताया जा सकता। जब कहेंगे कि दिल्ली यहां से दिल्ली 800 किलोमीटर दूर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 800 किलोमीटर कहीं से भी है। यहां से जहां मैं खड़ा हूं वहां से 800 किलोमीटर है, और वो भी किसी भी तरफ नहीं है। ऐसा नहीं कि ऊपर है दिल्ली, हमें बताना पड़ा किस तरफ है। तो हमें ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 18 डिग्री पर 800 किलोमीटर दूर हॉरिजॉन्टली ऐसे बताना होगा। इमेजिन कर पा रहे होंगे। और कहना होगा यहां से कहीं और से, कन्याकुमारी से, बेंगलोर से कुछ और है, ठीक है। ऊपर से वो नीचे की तरफ है, अर्थ के अंदर से ऊपर की तरफ है, मून से कोई और दूरी है, सन से कोई और दूरी है दिल्ली की। मतलब बिना रेफरेंस के, मतलब पोजीशन बताने के लिए हमें दो चीजें बतानी होगी, बिकॉज पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको दो चीजें बतानी होगी, मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट एंड डायरेक्शन ऑफ दैट डिस्टेंस स्ट्रेट। हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। सो रेफरेंस इज कंपल्सरी, ओके, बिल्कुल रेफरेंस बहुत जरूरी है। तो मोशन, हमें लगता है कि आपका मन करता है तो मोशन आप लिख सकते हैं। जो आप लोग लिखे थे सही था कि व्हेन अ पोजीशन ऑफ एनी बॉडी एनीथिंग चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू कंसीडर्ड रेफरेंस is known as motion of that body with respect to that reference। हो सकता है कि किसी रिफरेंस के रिस्पेक्ट में वो बॉडी का मोशन हो रहा हो, पर किसी और के रिस्पेक्ट में वो मोशन ना हो रहा हो। हम लोग आगे देखेंगे। एग्जाम्पल लेके आपको एग्जाम्पल ले लेता हूं। चलिए अब हमको देखिए, हालांकि बड़ा मुश्किल है, आप लोग तो मोबाइल पे देख रहे होंगे, लेकिन इमेजिन करिए जो मेरे सामने जो खड़ा है, एक बंदा खड़ा है। यदि मैं कहूं कि बताओ मेरा मोशन है कि नहीं, मैं चल रहा हूं कि नहीं, तो वो कहेगा कि नहीं, आप रुके हैं, रेस्ट में हैं। लेकिन ये बताओ कोई मून पर होगा या कहीं और रिस्पेक्ट में यूनिवर्स के, तो अर्थ तो चल रही है, तो हम भी चल ही रहे होंगे, हम वहीं थोड़ी रहेंगे। हम तो अर्थ पे ही हैं, अर्थ चल रही है तो हम भी चल रहे हैं। तो एक कह रहा है हम चल रहे हैं और एक कह रहा है आप रुके हैं। बताइए हम चल रहे हैं कि रुके हैं? दोनों सही हैं। सो बिना, और ये भी है, बिना रेफरेंस के मोशन की बात, बिना रेफरेंस के पोजीशन की बात हो ही नहीं सकती, पहला पॉइंट। और दूसरा, हम लोग आगे से भी ध्यान रखेंगे, दुनिया का हर एक चीज, दुनिया की हर चीजें रिलेटिव होती हैं। आगे हम लोग को और ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। अब हम लोग बात करते हैं मोशन की। हमको लगता है कि मोशन आप लोग लिख लिए होंगे, और बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की।
स्केलर। अच्छा, मोशन में वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज ना, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मतलब मोशन में जो हमें जरूरत है वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज, और उसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज में हम लोग पहले डिफाइन करेंगे 6 क्वांटिटीज की, 2 क्वांटिटीज की, और आज हम लोग का मोटिव होगा कि हम उनसे फेमिलियर हो जाएं ताकि आगे हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ओके, पहला पोजीशन, पोजीशन कहिए या पोजीशन वेक्टर कहिए, ठीक है, पोजीशन कहिए या पोजीशन वेक्टर कहिए। दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सिलरेशन, ठीक है, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, और आप लोग लिख लीजिए तो मैं और लिख देता हूं, कहां पे जगह तो है नहीं यार, तो कहां लिखूं, चलिए यहीं लिख देता हूं ना। इसके बाद यहां पे नीचे आप लोगों ने नीचे लिख लीजिएगा इंस्टैन्टेनियस एक्सिलरेशन, ठीक है। सभी लोग लिख लेंगे, सभी लोग लिख लेंगे इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। हमें 1 2 3 4 5 6 क्वांटिटी हमें ये पढ़नी है और 3 क्वांटिटी ये। आज हम लोग यही समझेंगे और बड़ा मजा आएगा, ठीक है। ओके, तो पोजीशन, पहला आप लोगों के लिए मैसेज है कि कभी भी हम लोग सिंबल पे नहीं जाएंगे। बड़ा स्टेटमेंट साइंस के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपके कोर्स के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग सिंबल पे नहीं जाएंगे। एक पॉपुलर सिंबल होता है, एक फोर्सफुली किसी क्वेश्चन में कुछ और दे दिया जाता है। हमें यह देखना है कि रियली में वो है क्या, ठीक है। सो पोजीशन को हम लोग कभी एस से डिफाइन कर, आर से डिफाइन करते हैं, कभी एस से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब जनरली आर या एस से करते हैं, लेकिन कोई कहेगा नहीं हम क्यू से डिफाइन करेंगे। हालांकि क्यू चार्ज के लिए होता है, और क्वेश्चन में कहे कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज क्यू, तो ठीक है भाई क्यू। अब जबरदस्ती तुम आर और एस के टर्म में ही थोड़ी देखोगे, तो जरूरत है उसे क्या कहा जा रहा है, पोजीशन कहा जा रहा है, भले ही वो क्यू नाम है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो चेंज इन पोजीशन होता है, या तो कह देता है कि हमें डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं, ठीक है। पहले इसको भी लिख भी लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, सभी लोग देखेंगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। कुछ लोग इसको डेल्टा एस कहते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। कुछ लोग केवल एस कहते हैं, कुछ लोग केवल आर कहते हैं। मेरी बात सभी लोग समझेंगे। आप लोग एक ही लाइन में लिखिएगा, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हमें ऐसा लिखना पड़ रहा है, ठीक है।
सभी लोग समझेंगे। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब वो डेल्टा आर कहो चाहे डेल्टा एस कहो, और चाहे कोई कह दे कि एस ही चेंज इन पोजीशन है, एस, तो हम इस पे नहीं जाएंगे कि डेल्टा नहीं लगा है। मेरी बात सभी लोग एक एक बारीकी से समझें ताकि हम लोग पूरे साइंस को समझ सकें। क्यों साइंस बोल रहा पता है? ये जो डेल्टा है यहीं पे क्यू हो जाएगा, यहीं पे फाई हो जाएगा, यहीं पे आई हो जाएगा, यहीं पे पी हो जाएगा, यहीं पे कुछ भी हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, और अलग अलग चैप्टर हो जाएगा। इसका मतलब साफ है कि यदि आज हम लोग अपना परसेप्शन अच्छे से बना लें तो आगे के सारे चैप्टर्स को हम लोग सोच सकते हैं। बड़ा बड़ा एक मैसेज है आपके लिए, ठीक है। तो यदि आर पोजीशन है तो इसका मतलब आर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। कोई आर को पोजीशन कहे तब डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर है, लेकिन कोई कह दे कि नहीं आर डिस्प्लेसमेंट है तो ठीक है, तब डेल्टा थोड़ी लगाओगे, तब तो आर डिस्प्लेसमेंट ही है। कोई कहता है कि एस पोजीशन है, इसका मतलब एस डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन कोई कह दे कि नहीं हम कह रहे हैं क्वेश्चन में कि एस डिस्प्लेसमेंट है, तो ठीक है, तब अब डिस्प्लेसमेंट कह ही रहे हो तो अब हम इसमें डेल्टा क्यों लगाएं? तो एक तो ये चीज है कि दुनिया में डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। बात किया था इससे पहले, आज फिर कर रहा हूं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और चेंज का मतलब होता है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। किस चीज का? किसी भी चीज का। वेक्टर का कि स्केलर का? किसी का। फिजिकल क्वांटिटी की नॉन फिजिकल? किसी का। ये समझना है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो डेल्टा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल ऑफ व्हाट? एनीथिंग। डेल्टा फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा एम फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, चलिए, हमें लगता है कि आप डिस्प्लेसमेंट समझ गए होंगे। इसको और हम लोग अच्छे से समझेंगे जब हम उसे फिजिक्स में रियलाइज करने की कोशिश करेंगे। अभी फिजिक्स की बात तो हो रही है, लेकिन फिजिक्स में मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं ये सब ना। ओके, ये देखिए एवरेज वेलोसिटी v एवरेज, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल पोजीशन, हाँ एरो, सभी लोग ये क्या एक्सप्रेशन है वो भी तो जरा गौर कर लो। एवरेज वेलोसिटी हमेशा, फोकस करो दिमाग में, हम लोग आराम से पढ़ेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं। यदि हम लोग इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो आगे चीजें सफर कर जाएंगी, और जबकि यही आपसे पूछा जाएगा एवरेज और आपसे नहीं आएगा। जैसे ही कहीं पे एवरेज वेलोसिटी पूछे आपके दिमाग में फटाक से आना चाहिए। डिफाइन ही ऐसे किया गया है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डेफिनेशन है ये, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अगला उस क्वेश्चन में क्या करोगे? कितना भी कठिन क्वेश्चन हो सकता है रिलेशन दिया हो, वेरिएशन हो, ग्राफ हो, फोटो हो, स्टेटमेंट हो, फर्क नहीं पड़ता। हमें ये समझना है, पार्ट वाइज चीजें हो रही हो, हमें ये समझना है कि किसी भी कीमत पर हमें डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है, और टाइम की बात करनी है, डिवाइड करना है, आएगा। यदि अभी ये नहीं समझोगे ना, मैं तो कहता हूं, मैं इतना स्ट्रेस क्यों डालता हूं, इतना एम्फेसाइज क्यों करता हूं, पता है? क्योंकि जब मेरे से तुम कोई क्वेश्चन या डाउट पूछोगे ना, तो मैं ये सोचूंगा कि वो ठीक से सुना नहीं था, क्योंकि ये तो बस यही है, कहीं पे भी एवरेज वेलोसिटी पूछा जाएगा तो कुछ और नहीं, डिस्प्लेसमेंट का सोचना चाहिए था और आप नहीं सोच रहे हैं।
मैं तो वही करूंगा, मैं तो डिस्प्लेसमेंट ही निकालूंगा। पहले तो यही सोचूंगा कि कैसे डिस्प्लेसमेंट निकले, फिर टाइम डिवाइड करूंगा तो आएगा, चाहे कितना भी कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो। मॉडर्न में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, आधा घूमा सर्कल में, बताना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या है। नया करोगे, एटम और इलेक्ट्रॉन नाम से चीजें बदल जाएंगी, एवरेज वेलोसिटी का थ्योरी और डेफिनेशन बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वही करेंगे। तो ये मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। हमें लगता है कि आप लोग लिख लिए होंगे ये, यदि लिख लिए होंगे तो मैं मिटाऊं, बोलिए यदि आप लिख लिए होंगे तो। चलिए आगे। हाँ भाई, चलिए ये देखिए, सभी लोग देखेंगे, सभी लोग देखेंगे, फोकस करेंगे मेरी बात पे। ये देखिए, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन पे सभी लोग फोकस करें। बहुत पॉपुलर डेफिनेशन, एक्सेलरेशन बहुत मायने रखता है। डेल्टा, पहले तो एवरेज लिख देता हूं। एवरेज एक्सेलरेशन बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। सभी लोग मेरी बात ध्यान सुनेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनो तो सभी लोग सुनेंगे मेरी बात। लेक्चर ध्यान से सुनिए आप लोग, मेरी बात ध्यान से। मैं पोजीशन डिफाइन किया, डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम मैं डिफाइन किया। अब इंस्टेंटेनियस पे आते हैं, क्षणिक पे आते हैं, तात्कालिक पे आते हैं। एक मोमेंट पर वेलोसिटी और एक मोमेंट पर एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं। सभी लोग मेरी बात सुनेंगे। ये जो दिख रहा है ना, डेल्टा बाई डेल्टा, डेल्टा बाई डेल्टा, यही जब डेल्टा बहुत छोटा होता है, मतलब एवरेज्ड ओवर एनीथिंग, एवरेज्ड ओवर वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इंटरवल, infinitesimally small time interval, differential time, in differential time at that moment, अति सूक्ष्म समयांतराल, सब एक ही बात है। मतलब बहुत ही कम टाइम में एवरेज लिया गया। मतलब बातचीत से तो यही लग रहा है कि लेना एवरेज ही होता है। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। और कितने पूरे फिजिक्स के कितनी बातों के लिए 80%। यदि आप आज मेरी बात समझ जाएंगे ना, तो आप फिजिक्स का 11th 12th पूरा कोर्स का आप 80% की अंडरस्टैंडिंग बनेगी आज जो मैं समझा रहा हूं। तो 20% कैसे बातें डिफाइन है अलग से कह के, ध्यान से। 20% में फंडामेंटल क्वांटिटीज जो दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज, 20% में उन सबको रख लेते हैं जो स्ट्रेट जैसे डिफाइन है। लेकिन 80% पूरे IIT PMT का कोर्स का, इंटरमीडिएट का, 11th 12th का 80% क्वांटिटीज डेल्टा बाय डेल्टा से डिफाइन है। कैसे डिफाइन है? डेल्टा बाई डेल्टा से। यदि डेल्टा बाई डेल्टा से डेल्टा एनीथिंग बाई डेल्टा एनीथिंग, और बहुत छोटा छोटा कर देंगे तो डी एनीथिंग बाई डी एनीथिंग। यदि इस तरह से डिफाइन है तो हम लोग ये समझेंगे कि जो कुछ पढ़ रहे हैं यहाँ पर आज हम लोग, इसके सिंबल बदल देंगे तो दूसरा चैप्टर हो जाएगा और नाम बदलना होगा। ये बोलो, क्लियर हो रहा है मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को समझने की जरूरत है। ये समझो तो क्या करना है अब, जैसे ही
एवरेज कैसा होता है दुनिया में? कैसे? एवरेज करेंट, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ, एवरेज पावर, एवरेज फोर्स, एवरेज टॉर्क, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एनीथिंग। बड़ा बड़ा चेंज भाई, बड़ा चेंज टाइप, ध्यान से। चेंज, ऊपर बड़ा चेंज, नीचे बड़ा चेंज, या छोटा चेंज, कैसा भी चेंज। लेकिन इंस्टैन्टेनियस का मतलब होता है सबसे छोटा ही चेंज। ध्यान से, फिर से बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पे सारी चीजें हैं। डेल्टा बाई डेल्टा देता है बड़े से बड़ा और छोटा से छोटा चेंज, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा चेंज। लेकिन जब इंस्टैन्टेनियस निकालते हैं, क्षणिक निकालते हैं, एक क्षण पे निकालते हैं, एक पल में निकालते हैं, एक मोमेंट पर निकालते हैं, एक मोमेंट पर, तो हमें छोटा से छोटा, दुनिया का सबसे छोटा और दुनिया का सबसे छोटा मालूम नहीं है। जिस दिन मालूम चल जाएगा ना, उस दिन लिमिट वाला चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। और लिमिट चैप्टर खत्म नहीं हुआ कि ग्राफ खत्म हो जाएगा, ग्राफ खत्म नहीं हुआ कि चीजें डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगी, और चीजें डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगी तो दुनिया के सारे लॉज जो डिस्कवर्ड हैं सब फेल हो जाएंगे। थोड़ा सोचने में थोड़ा डरावना लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। तो हमें लग रहा है कि मैं इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी डिफाइन करूं। तैयार हैं आप लोग? ये लोग आप लोग ये सब लिख लिए होंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूं। तो मैं डिफाइन करता हूं इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। इसको मिटाने जा रहा हूं, ठीक है? ध्यान से मिटाने जा रहा हूं इसको। सभी लोग मेरी बात ध्यान सुनेंगे, एक एक लोग ध्यान सुनेंगे। हाँ, आप लोग इसके आगे लिखिएगा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है? ये देखिए इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, v इंस्टैन्टेनियस। सभी लोग ध्यान से देखें, और सभी लोग ध्यान से भी देखें और महसूस करें। आज पूरा दिन और रात इसी में लगा देना कि हमें इंस्टैन्टेनियस का क्या मतलब होता है और उसका क्या छोटे से इंटरवल बड़े से इंटरवल का क्या मतलब होता है। यदि आप इसको समझ जाएंगे बड़ा मजा आएगा, पूरा फिजिक्स आ जाएगा आपको। केवल सिंबल बदलेगा आगे चैप्टर्स में। v इंस्टैन्टेनियस को सिंपली v भी कहा जाता है। पहला पॉइंट, यदि इंस्टैन्टेनियस भी कहे चाहे v कहे, दोनों एक ही बात है, याद रहेगा। कहीं फाइंड इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, तो इंस्टैन्टेनियस एक भारी भरकम वर्ड है, घबराना मत। वेलोसिटी एट 2 सेकेंड कहे चाहे इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इंस्टैन्टेनियस मतलब उस इंस्टेंट पर, उस क्षण में, उसी मोमेंट पर, एक टाइम पर, नॉट एट इन इंटरवल, ठीक है? अच्छा, तो हमें लग रहा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो इंस्टैन्टेनियस लिखे तो आप यदि कूल फील करना है तो इंस्टैन्टेनियस छोड़ के बात करना। अच्छा हाँ, एक और मैसेज आपके लिए। कोई वेलोसिटी कहेगा तो उसका मतलब वेलोसिटी ही होता है, मतलब इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी होता है। उसका मतलब कभी भी एवरेज नहीं होता। एवरेज पूछने के लिए उनको कहना पड़ेगा कि एवरेज वेलोसिटी बताओ। फिर से एवरेज वेलोसिटी के लिए उन्हें कहना होगा कि एवरेज वेलोसिटी बताइए, एवरेज करंट बताइए, एवरेज फोर्स बताइए, एवरेज पावर बताइए, एवरेज एक्सेलरेशन बताइए, एवरेज टॉर्क बताइए, एवरेज एनीथिंग। उन्हें कहना होगा एवरेज बताइए। लेकिन जब वो करंट कहें, वेलोसिटी कहें, एक्सेलरेशन कहें, वो अपने आप बाय डिफॉल्ट इंस्टैन्टेनियस होता है। बड़ी बात। अच्छा हाँ, तो आप देख रहे हो कि v इंस्टैन्टेनियस को v ही कह रहा हूं।
और देखो कैसे डिफाइंड है, इंटरेस्टिंग पॉइंट, कैसे डिफाइंड है वो समझो। दिस इज नथिंग बट एवरेज, दिस इज नथिंग बट एवरेज, दिस इज नथिंग बट एवरेज। तुम लोग अपने कॉपी में चेक करो, एवरेज वेलोसिटी वाला ही फार्मूला है। देखो देखो कॉपी में चेक करो सभी लोग, सभी लोग अपना कॉपी चेक करें और देखें कि मैं यही लिखवाया हूं कि नहीं। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि इंस्टैन्टेनियस भी कुछ और नहीं, एवरेज ही होता है। ये मैं बताना चाह रहा था कि इंस्टैन्टेनियस कुछ और नहीं, एवरेज ही होता है। बस अंतर इतना होता है कि वो बड़ा इंटरवल उसमें हो ही नहीं सकता, छोटा इंटरवल लिया जाता है। छोटा, कितना छोटा? नोबडी नोज, मतलब कोई नहीं जानता। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, जिसे हम लोग डिफरेंशियल टाइम भी कहते हैं। इसीलिए मजबूरी में हमें ये लिखना पड़ रहा है, मजबूरी में। बताओ ये एक्सप्रेशन कहीं आया है? बताओ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाया हो कि नहीं? तो जब डेल्टा टी बहुत छोटा हो, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 हो, तो डेल्टा टी को ही dt लिखते हैं। कोई दिक्कत? बोलो। कहीं भी डेल्टा टी को dt नहीं लिखते, कहीं भी डेल्टा टी को dt नहीं लिखते। केवल कहां डेल्टा टी को dt लिख सकते हैं? अच्छा, कितने लोग बताएंगे कि व्हाट इज सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन डेल्टा टी एंड dt? कितने लोग बताएंगे? बोलिए, कितने लोग इसका आंसर देंगे? व्हाट इज सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन डेल्टा टी एंड dt? डेल्टा टी और dt में क्या सिमिलर है और क्या डिफरेंस है? सिमिलरिटी ये है कि दोनों चेंज होता है। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम और dt मतलब चेंज इन टाइम। सिमिलरिटी है, अभी पूरा नहीं एक्सप्लेन किया हूं। dt भी क्या है? चेंज है। और डेल्टा टी भी क्या है? चेंज है। अंतर क्या है? डेल्टा टी छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़ा तक चेंज सबका है। ऐसा नहीं सबसे छोटा वाला, ऐसा नहीं है कि डेल्टा टी में नहीं आता है। तो डेल्टा टी इज अ जनरल चेंज, एनी काइंड ऑफ चेंज, छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़ा तक। पर dt स्पेशल है, उसमें हर तरह का चेंज नहीं, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वाला ही चेंज है। हमें लगता है क्लियर हो गया होगा। बोलो, dt किसी भी तरह का चेंज नहीं है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज, जिसको कहा जाता है दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता। और डेल्टा टी सब तरह का। एनीवे, तो हमें लगता है कि समझ गए होंगे। और देखिए अब बात हो रही है, अब बताओ, नॉट दिस एक्सप्रेशन, दिस होल एक्सप्रेशन इज नोन एज ds/dt। कोई दिक्कत आप लोगों को? बोलो। नॉट this whole expression, whole is known as ds/dt। बताओ, हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हैं तो आज फायदा हो रहा है ना, समझ में आ रहा होगा ना। अब इमेजिन करो कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाता तो ये कहां से पता चलता? ये ds/dt। अच्छा, दूसरा, आप लोग ये इस पे आते हैं, ध्यान से सभी लोग। ये मैं इधर लिखता हूं, आप या इसका मैं इधर लिख दिया, इसका मैं इधर लिख रहा हूं ना। इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन देखें आप लोग, इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टैन्टेनियस। फिर से
इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन कहा जाए उसका मतलब सिंपली एक्सेलरेशन होता है। अब कहीं और घबराना मत, आज का लेक्चर आप लोग समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, नहीं कि इंस्टैंटेनियस समझ रहे हैं आज हम लोग, कहीं पे लिखा रहेगा तो उसका क्या मतलब होगा। इंस्टैंटेनियस करंट कहीं लिखा हो तो करंट, इंस्टैंटेनियस छोड़ दो, डरा रहा है तो कोई मतलब नहीं होता। करंट मतलब मोमेंट का ही होता है, एवरेज के लिए एवरेज कहना ही पड़ता है। अच्छा, ए इंस्टैंटेनियस को सिंपली हम लोग क्या भी कहते हैं, ए कहते हैं। देख लो लिख भी दिया, ए इंस्टैंटेनियस को ए ही लिखा हूं, देखो। अब ये क्या है, फिर से वही बात, ये है डेल्टा V बाई डेल्टा टी। सभी लोग देखें, सभी लोग चेक करें, एवरेज एक्सेलरेशन वाला ही फार्मूला है कि नहीं। देखो सभी लोग चेक करो, कॉपी में सभी लोग चेक करो कि एवरेज एक्सेलरेशन वाला ही ये है कि नहीं। इसका मतलब इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस करेंट, इंस्टैंटेनियस पावर, इंस्टैंटेनियस फोर्स, एनीथिंग इंस्टैंटेनियस इज नथिंग बट एवरेज्ड ओवर वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इंटरवल। इंस्टैंटेनियस का मतलब होता है एवरेज, बस अंतर इतना ही होता है कि बहुत कम टाइम इंटरवल में एवरेज लेते हैं, लेते एवरेज ही हैं, तो मजबूरी में ये करना पड़ रहा है, मजबूरी में करना पड़ रहा है। डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, not this whole expression is known as dv by dt। हमें लगता है कि आप लोग मेरी बात पूरी तरीके से समझ रहे होंगे, आप लोग, ऐसा मैं सोच रहा हूं। dv बाई dt, फिर से याद करो, यदि मैं डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं पढ़ाते, मैं नहीं पढ़ाता तो कैसे हम लोग की अंडरस्टैंडिंग ये वाली बनती है ना। तो एक ये भी पॉइंट है, और ये भी देखो कि हम लोग की मजबूरी में लिमिट लिखना पड़ रहा है, क्योंकि सबसे छोटा टाइम हमें मालूम नहीं है, तो हमें किसका सहारा लेना पड़ रहा है, टेंड करके। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। तो हमें लगता है कि आप लोग ये सब बातें जो 6 क्वांटिटी हैं डिटेल में आप समझ रहे होंगे। कुछ और एक आध दो बातें थोड़ा नोटिस कर लो तो थोड़ा और बात कर लेते हैं। देखो तो ये जो वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर है, इसे घबराना मत, क्योंकि मैथ्स में भी तुम्हें वेक्टर का डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाया जाएगा, और ना ही मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाते समय वेक्टर पढ़ाया। लेकिन जैसे मैं समझा रहा हूं ना, तुम्हें दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं समझा सकता, दुनिया का बता रहा हूं, ध्यान सुनना, क्योंकि मैं बड़ा रिसर्च करके तुमको पढ़ा रहा हूं। डायरेक्शन तो होता है, लेकिन कई बार हम लोगों को एरो नहीं लगाते, नहीं दिखता है कि एरो लग रहा है। आपको पता है कि कहाँ नहीं लगता है तो भी काम चल जाता है। 1D में आगे आएगा वैसे डिटेल। तो 1D में, 1 डायमेंशनल मोशन में हम लोग देखेंगे कि डायरेक्शन के नाम पर साइन ही काफी होता है। डायरेक्शन के नाम पे क्या ही काफी होता है, साइन काफी होता है, और उसी में अपना घटना बढ़ना हो जाता है, एरो की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम लोग बाद में देखेंगे कि 1D जब पढ़ेंगे तो हम लोग एरो नहीं लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि साइन अपना बताता रहता है कि ये डायरेक्शन है कि वो डायरेक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मोशन 1D में तो और पता चलेगा, बस आपको आइडिया दे रहा हूं। तो ये क्या होता है भाई, होता ये वेक्टर ही है, भले ही एरो लगाओ चाहे न लगाओ। बड़ा पॉइंट निकल के आया है, क्या है, एरो लगाइए चाहे मत लगाइए, उसमें एरो होता है। और कहाँ हम लोग नहीं भी लगाते हैं वो भी एक्सप्लेन कर दिया हूं। हमें लगता है कि समझ गए होंगे।
तो ये बात हुई इसकी। दूसरी बात थोड़ा ये कर लेते हैं। हाँ, अब हम लोग इसका फटाक से बात कर लें तो बात खत्म हो जाए यार हम लोग की आज की। ये डिस्टेंस क्या होता है भाई? एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड। सही है। रियली में जितना दूरी चलता है कोई चीज, उसे हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। इंस्टैन्टेनियस स्पीड v इंस्टैन्टेनियस का जो मैग्नीट्यूड होता है, इसका मतलब ds/dt का जो मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। कहीं भी जो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी निकालेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहीं भी इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी जो निकालेंगे, जो वेक्टर में निकाले थे, उसके मैग्नीट्यूड को ही क्या कहते हैं? इंस्टैन्टेनियस स्पीड कहते हैं। मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड, इंस्टैन्टेनियस हटाओ भी दो, एक ही बात है, रखो चाहे हटा दो, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को केवल, क्योंकि वेलोसिटी में दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो केवल मैग्नीट्यूड को क्या कहा जाता है? स्पीड। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज व्हाट? सिंपली कॉल्ड एज व्हाट? स्पीड। एंड इंस्टैन्टेनियस स्पीड, दोनों एक ही बात है। डिस्टेंस हमें लगता है कि फेमिलियर होंगे। एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड देखेंगे अगले क्लास में और अच्छे से समझेंगे। और एवरेज स्पीड ब्लाइंडली फार्मूला यूज करना है। एवरेज स्पीड को ब्लाइंडली यूज करना है। डिस्टेंस किसी भी तरीके से निकालेंगे और टाइम डिवाइड करेंगे, जो मिलेगा हम उसे एवरेज स्पीड कहेंगे, कहीं पे भी। समझ में आ गया? तो आज का लेक्चर हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं रिलेट किया कि किस तरह से अदर चैप्टर्स में इसी तरह की बात होती है। तो हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे अगले क्लास में और डिटेल में समझेंगे, और तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।